हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डी क्लासेस। तो आज की जो वीडियो है सो जो हमारा F1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं उसके जो F1 के जो है सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लास्ट वीडियो होगी, क्योंकि इससे पहले भी मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस आंसर, क्वेश्चन विथ आंसर जो है सो मैंने बताया है। और आज जो है सो F1 की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसकी जो ये लास्ट वीडियो होने वाली है। उसके बाद हमारा जो F9 पेपर है उसका स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो F9 में जो है सो बहुत सारे बच्चों के जो है सो दिक्कत आती है, परेशानियां आती है इसे F9 के जो क्वेश्चन और उसके वर्ड यानी इंग्लिश वर्ड के जो है स्टॉक जो है जो हमारे सेंस में माइंड में रहना चाहिए बहुत जो है सो कम रहता है। तो वर्ड को जो है पहचानने के लिए, वर्ड सेंटेंस को जानने के लिए किस प्रकार से आंसर दिया गया है F9 में, तो वो हम अभी सीरीज चल रहा है F9 का भी। तो F1 के जो है सो आज लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद F9 पे जो हमारा जो है सो 2 वीडियो पहले बन चुका है, आप देखना चाहते हो देख सकते हो। F1 का जो एक वीडियो ऐसा जो जिसमें मैंने पूरे जितना भी टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने दे दिया है। तो ये जो है प्रीवियस वीडियो जो है उसे F9 वाला है, आप जाके देख सकते हो। आज F1 का जो है हमारा जो होगा सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो है पहला क्वेश्चन जो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन की बुनियादी शिक्षा पद्धति पर प्रकाश डालें, अथवा डॉक्टर जाकिर हुसैन के शिक्षा दर्शन पर प्रकाश डालिए। अब इसमें जो है आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार शिक्षा को बताना है। आपको ये सेंस ध्यान रखना है जो आपको जो है वाक्य में क्या कह रहा है। आप किसी पे घुमा के भी वो जो है सेंटेंस दे के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन इसमें क्या मेन क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको दे दिया गया है और उनके अनुसार आपका शिक्षा दर्शन या शिक्षा पद्धति या शिक्षा को दर्शाना है, जो उनके अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए। तो देखिए पहले जो है इसमें उत्तर अब दिया गया उत्तर, चलिए देखते हैं क्या सब है। तो यूँ तो बुनियादी शिक्षा पद्धति में महात्मा गांधी का शिक्षा दर्शन निहित है, किंतु इस दर्शन का मूर्त रूप देने वालों में डॉक्टर जाकिर निहित है। डॉक्टर जो है शिक्षा दर्शन निहित है, किंतु इस दर्शन के मूर्त रूप देने वाले में डॉक्टर जाकिर हुसैन का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। क्या है, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। वस्तुतः उन्होंने ही जामिया मिलिया की स्थापना कर महात्मा गांधी तथा भारतवासियों के सामने बुनियादी तालीम का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत किया और गांधी जी के विचारों को साकार कर दिखाया। श्री हुसैन ने बुनियादी शिक्षा पद्धति की रूपरेखा तैयार करने तथा उनके उन्नयन एवं प्रसार में किस प्रकार अपना सक्रिय योगदान प्रस्तुत किया जा रहा है। तो जुलाई 1937 ईस्वी में गांधी जी ने राष्ट्र के सामने बुनियादी तालीम की मूल कल्पना रखी। 22 एवं 23 अक्टूबर 1937 ईस्वी को उन्होंने वर्धा में शिक्षा सम्मेलन में राष्ट्र के शिक्षा विशेषज्ञों एवं शिक्षा शास्त्रियों के सामने इस कल्पना की ओर विस्तार पूर्वक समझाया। इस सम्मेलन में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर पर्याप्त विचार विमर्श हुआ और निम्नलिखित 4 प्रमुख प्रस्ताव पारित किए। जो 4 प्रमुख जो इम्पोर्टेंट हैं, पहला है देश के 7 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जो है सो प्रबंध करना। उसके बाद दूसरा है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा बने। थर्ड है शिक्षा किस मूल्योद्योग से संबंधित किसी मूल्योद्योग यानी बेसिक क्राफ्ट से संबंधित हो। चौथा, उद्योग के माध्यम से अध्यापकों का खर्च निकाला जाए। अब उद्योग के माध्यम से क्या हो, अध्यापकों का खर्च निकाला जाए। उपयुक्त प्रस्तावों के आधार पर शिक्षा के पाठ्यक्रम की योजना प्रस्तुत करने के लिए जामिया मिलिया दिल्ली के उपकुलपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के सभापतित्व में एक कमेटी की बना दी गई। इस कमेटी के निम्नलिखित महानुभाव मनोनीत किए गए। कौन कौन कमेटी के सदस्य, इसमें जो देखिए आपको जो सो पेज को जो है सो अगर 10 नंबर वाला है तो 3 से 4 पेज में आपको जो है उसके जवाब लिखने होंगे। तो इसके लिए आपको जो कुछ एक कहानी या कुछ इस प्रकार के जैसे इसमें लिखा हुआ वो सब बनाना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या, पहला डॉक्टर जाकिर हुसैन अध्यक्ष रहेंगे, दूसरा श्री आर्या नायकम संयोजक, 3 जो है सो श्री ख्वाजा गुलाम सैयउद्दीन, चौथा श्री विनोबा भावे, पांचवा श्री काका कालेलकर, छठा जो श्री किशोरी लाल मकरूवाला, सातवां श्री जेसी कुमारप्पा, आठवां जो श्री कृष्णदास जाजू, नौवां प्रो जेटी शाह, 10वां श्रीमती आशा देवी आर्य नायकम। उसके बाद एक कमेटी ने 2 दिसंबर 1937 को गांधी जी के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में बुनियादी शिक्षा पद्धति, उसके सिद्धांतों, उद्देश्यों, शिक्षकों की तालीम, निरीक्षण एवं परीक्षण तथा प्रबंध आदि समस्त विषयों पर प्रकाश डाला और मूलोद्योग संबंधित पाठ्यक्रम भी प्रस्तुत किया है।
पहला है बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत। डॉक्टर जाकिर हुसैन कमेटी ने बुनियादी शिक्षा में हाथ के काम को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षा की योजना इस प्रकार से संयोजित की जाए कि उद्योग की क्रिया के इर्द गिर्द ज्ञान का समन्वय हो सके। उद्योग के द्वारा छात्रों को कारीगर नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उद्योग में मनुष्य के विकास की जो शक्तियाँ निहित है उनका पूरा लाभ उठाकर बालक के व्यक्तित्व का निर्माण किया जाए। ये जो है हमारा जो है सो बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत हैं। उसके बाद बुनियादी शिक्षा के उद्देश्य क्या है? बेसिक एजुकेशन। बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक एजुकेशन। रिपोर्ट के अनुसार बुनियादी शिक्षा का लक्ष्य लोकतंत्रात्मक समाज के लिए ऐसे नागरिक तैयार करना है जो अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को समझते हुए समाज के आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन में अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर सके। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बुनियादी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। अब बुनियादी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला क्या है? बालकों में नागरिकता के गुणों का विकास। दूसरा है बालकों में नैतिक विकास। तीसरा है भारतीय शिल्पों का उत्पादन। चौथा है शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास। पाँचवा है विद्यालय में विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना। उसके बाद छठा है बालकों को जीविका उपार्जन की शिक्षा देना। सातवां है सर्वोदय समाज की स्थापना कराना। ये सब जो है हमारे जितने मनोवैज्ञानिक हैं उन सब के जो है सो सेम ही तरह से मिलता है। जो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, बालकों में नैतिक विकास होनी चाहिए, बालकों में जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो, बालकों का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो। गांधी जी का यह भी मानना था जो बच्चों में अध्यात्म की जो है सो शिक्षा ले। तो सातवां हमारा देखिए प्रशासन। कमेटी ने शिक्षा की दृष्टि से समय सारणी में निम्नलिखित समय विभाजन का प्रबंध को सुझाव दिया। पहला जो है देखिए आप समय सारणी आ गया है, इनके अनुसार समय सारणी कैसी होनी चाहिए कमेटी के अनुसार। तो विषय और समय जो है सो मूलोद्योग हस्तकला का जो है 3 घंटा 20 मिनट। उसका मातृभाषा में शिक्षण का 40 मिनट। सामाजिक ज्ञान एवं सामान्य ज्ञान में 40 मिनट। फिर संगीत एवं खेलकूद 40 मिनट। व्यायाम 40 मिनट। और विश्राम 40 मिनट। यानी कुल समय जो होना चाहिए बेसिक शिक्षा 5 घंटा 40 मिनट की होनी चाहिए। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि श्रम से बालक क्लास में हो, इसके लिए उन्हें विद्यालय की ओर से जलपान दिया जाए। यथासंभव छोटी कक्षाओं के लिए महिला शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। एक कक्षा में बालकों की संख्या अधिक से अधिक 30 रखी जाए ताकि उचित प्रकार से अध्यापन चल सके। समयानुकूल उद्योग की शिक्षा के लिए गांव के कुशल दस्तकारों को भी सहायता लेनी चाहिए। उसके बाद है हमारा चौथा जो है पाठ्यक्रम की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। तो कमेटी ने पाठ्यक्रम की रूपरेखा निम्न प्रकार जो है निश्चित किया। अब इन्हीं के आधार पर हमारा जो है सो पाठचर्या है। जो देखिए 40 मिनट से एक पीरियड जो होता है, 40 मिनट और 45 मिनट की, 5 घंटा 40 मिनट की जो हमारा स्कूल सब चलता है, यही सब पे जो है इसके आधार पे तो पाठ्यक्रम की रूपरेखा जो है कमेटी ने पाठ्यक्रम की रूपरेखा निम्न प्रकार निश्चित की है। पहला मूलोद्योग जो है सो कताई, बुनाई, कृषि, बढ़ईगिरी, बागवानी, मिट्टी का काम, चमड़े का काम, वातावरण का अनुकूल कोई भी अनुद्योग। आप अपने मन से लिख सकते हो जो कोई भी अनुद्योग जो वातावरण के अनुकूलित हो, वातावरण को नुकसान न पहुंचाए। उसके मातृभाषा में है। इसकी शिक्षा के द्वारा बालकों की व्यंजना शक्ति का विकास, पढ़ना लिखना, पत्र लेखन, पुस्तकों के उपयोग से ज्ञान प्राप्त करने का अभ्यास होना चाहिए। उसका गणित में जो है उद्योग की सामग्री का हिसाब किताब, घरेलू खर्चों का विवरण, व्यवहारिक रेखा का ज्ञान तथा नाप तौल का ज्ञान रखने की योग्यता होनी चाहिए। आप जितने भी मैथ में जो सब पढ़ती हो, मातृभाषा में जो सब पढ़ती हो, और उसके बाद जो हमारे मूलोद्योग क्या समय, तो उस अपने मन से भी इस सब का जवाब आप लिख सकते हो। और सामाजिक ज्ञान में क्या सब होना चाहिए? तो मानव जाति की प्रगति के लिए देश की भौगोलिक परिस्थिति, देश के इतिहास की जानकारी, नागरिक अधिकारों, कर्तव्यों का ज्ञान, दुनिया के धर्मों को जानकारी आदि बातों को जो सामाजिक ज्ञान में शामिल करना चाहिए। सामान्य ज्ञान में जो है प्रति निरीक्षण, जो है वनस्पति एवं जीव जंतुओं का ज्ञान, शरीर विज्ञान और आरोग्य शास्त्र की जानकारी आदि। सामान्य ज्ञान की जो जनरल नॉलेज है, जो हमारे जो जितने वर्तमान करंट अफेयर्स सब जो है जिनकी जानकारी सामान्य ज्ञान के द्वारा, जो हमारे जीएस है उसके द्वारा ज्ञान दिया जो है सो हमें पता चलता है। उसके बाद छठा हमारा चित्रकला एवं संगीत। रंग रूप की पहचान, डिजाइन बनाना, नकल उतारना, साधारण चित्रों की रचना, लय तय का ज्ञान एवं सामूहिक गायन में भाग लेने की योग्यता प्राप्त करना, ये हमारा चित्रकला एवं संगीत है। और उसके बाद पांचवा हिंदुस्तानी। कमेटी ने राय जाहिर की है कि छात्र में राष्ट्रभाषा हिंदुस्तान में विचार प्रकट करने और समझने तथा लिखने पढ़ने की योग्यता उत्पन्न की जानी चाहिए। यानी जो हमारी राष्ट्रभाषा है
उसमें जो है सो उसमें बच्चे को पढ़ने पर जो है उससे झुकाव उत्पन्न कराना। उसके बाद हमारा है शिक्षकों की तालीम। बुनियादी शिक्षण की सफलता योग्य शिक्षकों पर निर्भर है, अतः शिक्षा का काम दायित्व संभालने के पूर्व शिक्षकों के उद्योग एवं शिक्षा शास्त्र दोनों का परीक्षण दिया जाना चाहिए। कमेटी की राय में मैट्रिक पास शिक्षक को 3 वर्ष का परीक्षण देकर शिक्षा का संभालने के लिए तैयार करना चाहिए। शिक्षकों को प्रमुख रूप से उद्योग, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य, सामाजिक विषयों और समन्वित शिक्षकों का जो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो देखिए हमारा निरीक्षण एवं परीक्षण जो है बुनियादी शिक्षा की सफलता के लिए समय समय पर विद्यालयों के निरीक्षण नियुक्ति करना चाहिए। निरीक्षकों को स्थानीय समस्याओं पर विचार करके विद्यालयों की उन्नति के लिए सहयोग एवं सुझाव देना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि निरीक्षक विद्यालय की काम की नुक्ताचीनी करके ही संतोष न कर लें। उन्हें चाहिए कि वे सहानुभूतिपूर्वक शिक्षा कठिनाई को समझकर उसकी सहायता करें और शिक्षा को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास करें। विद्यार्थियों के स्तर की परीक्षा के जांच के लिए शिक्षण विभाग को स्वयं जो है सो प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जितने भी शिक्षा के जितने भी कठिनाई आने वाले हैं भविष्य में या शिक्षकों की जो भी दिक्कत आती है उससे क्या जो है सो उनकी ट्रेनिंग या जो निरीक्षण परीक्षण जो केंद्र होते हैं उसको समझ के उसको समझाना चाहिए। शिक्षकों को उसकी जो कठिनाई का जो है सो उन्हें सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए और उनके जो भी कठिनाई आती है उनमें सहायता करनी चाहिए उनकी। यही हमारा जो है उनके जो डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार जो थी बुनियादी शिक्षा के जो क्या रूपरेखा होनी चाहिए, क्या पद्धति होनी चाहिए, क्या शिक्षा दर्शन होने चाहिए। उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन BCF 2008 में ग्रामीण विद्यालयों के लिए पाठचर्या संयोजन एवं परिष्कार के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। अब ग्रामीण विद्यालय के लिए BCF 2008 में क्या सब सुझाव दिए गए हैं वो है पाठचर्या कैसी है देखिए। तो ग्रामीण विद्यालयों के लिए पाठचर्या संयोजन एवं परिष्कार अपनी स्थानीय आवश्यकताओं एवं स्थितियों तथा भविष्य की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय संसाधनों एवं कारगर शैक्षिक अनुभवों के आधार पर शामिल किए जाने वाले विषयों को संयोजन एवं परिष्कार का निर्णय किया जा सकता है। जो भी बच्चे जो पढ़ते हैं गाँव में जिस प्रकार से बच्चों की शैक्षिक अनुभव आधार शामिल किए जाने पर विषयों का संयोजन एवं परिष्कार का निर्णय किया जा सके। देखिए अब हमारे गांव के बच्चे जो हैं ग्रामीण विद्यालय से जो भी आते हैं सो आसपास क्या सब देखते हैं, अपना कृषि देखते हैं ज़्यादातर। तो उन्हें कृषि के जो ज्ञान जो होना चाहिए, जो अपने जो पिता के अपने परिवार में उसे अपना जो है सो मदद कर सके, उस प्रकार से उनको जो है सो रिलेटिव ज्ञान देना चाहिए उनके समाज से, उनके रहन सहन से। जैसे आप किसी के बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होंगे उनके पापा क्या करते होंगे तो कृषि करते होंगे, उन्हें कृषि का ज्ञान विकसित करना चाहिए। जो किस समय कौन सा फसल देना चाहिए, किस फसल के लिए कौन सा कीटनाशक होता है, इस टाइप की, जिससे वो उसका विकास हो सके, संयोजन एवं परिष्कार किया जा सके। अधिकाधिक विभिन्नताएं संभवतः इस ढंग से प्रस्तुत की जा सकती है कि उसमें उदाहरणों या चित्रों का चयन किया जाता हो अथवा पाठों का अधिगमन होता है। तथापि ग्रामीण क्षेत्रों की पाठचर्या में कृषि एक विशेष स्थान की हकदार है। इसे देखिए जैसे कि मैंने बताया था, इसे अतिरिक्त विषय के रूप में शामिल किया जा सकता है और फिर इसे ऐसे उदाहरणों और गतिविधियों के रूप में रखा जा सकता है जिनके जरिए संबंधित पाठ समझाए जाते हैं। उदाहरण था गाँवों में जो है, गाँव में क्या होता है, गाँव में जिस चीज़ की खेती होती है उसके बारे में विभिन्न ढंग से चर्चा गतिविधि आयोजित कर भाषा गणित, पर्यावरण एवं समाज विज्ञान की अवधारणा स्पष्ट की जा सकती है। दूसरी ओर महानगर के बच्चों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे के लिए यातायात के नियमों की जानकारी स्पष्टता कम महत्वपूर्ण है। यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र वाले बच्चे जो हैं ज़्यादा यातायात की जो है सो उनमें जो गांव में ज़्यादा जो है सो हमारे जो कृषि का काम होता है और उसमें गाँव में अभी के समय के अनुरूप जो पहले का समय था उसमें क्या होता था, अभी तो गाँव में भी गाड़ी सब बहुत हो गया लेकिन पहले इतना नहीं था, इतना यातायात के नियम नहीं थे। जैसे ट्रैफिक लाइट सब बड़े बड़े शहरों में है, वैसे गाँव में तो नहीं है ट्रैफिक लाइट सब, इनके जो है कम महत्वपूर्ण है यातायात के लिए। इनके लिए क्या है, जो कृषि के प्रति या जो भी गाँव के आसपास जो काम होते हैं उनको उस तरीके से समझाना चाहिए। कारण जो है उसके बाद है ग्रामीण विद्यालयों में पंचायत और ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों का विस्तार से जिक्र होना चाहिए। ग्रामीण पंचायत और ग्रामीण विकास से संबंधित मुद्दों का जो है सो जिक्र होना चाहिए, जबकि शहर के स्थानीय निकायों का पंचायतों से तुलना करते हुए एक संदर्भ के रूप में उल्लेखित
किया जा सकता है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी अथवा कंप्यूटर पर कम ध्यान दिया जाए, लेकिन गाँवों में पढ़ाई के दौरान उनकी स्थानीय समस्या तथा परिस्थितियों के संदर्भ में उनके संबंधित अनुप्रयोग पर काफ़ी एक हद तक चर्चा होनी चाहिए। अब जो है सो ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ उसे गाँव के बारे में बताना चाहिए, उससे जो है कंप्यूटर जो है सो प्रौद्योगिकी बिजनेस सब के बारे में जो है सो उसको ज्ञान भी देना चाहिए, उसे समझाना चाहिए जो किससे क्या फ़ायदा होता है, उसे कंप्यूटर के ज्ञान जो है सो ज्ञान देना चाहिए। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखा है, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में प्राकृतिक परिवेश का बहुत अधिक महत्व है। गांव के बच्चे और इस बच्चों का इसका सर्वोत्तम उपयोग करनी चाहिए। तो प्राकृतिक परिवेश, गांव के बच्चे जो है ज़्यादा प्रकृति से जुड़ाव महसूस करते हैं, प्राकृतिक परिवेश में रहते हैं, तो उनसे उसका जो है सो उससे उसका उपयोग करना चाहिए, उस तरीके से उन्हें पढ़ाना चाहिए। उनकी पर्यावरणीय समस्या आमतौर पर भिन्न होती है और पर्यावरण संबंधित उनके अध्ययन का निर्णय उसी लिहाज से किया जाना चाहिए। उदाहरण स्वरूप बाढ़ प्रभावित गांव के बच्चों को तैराना तथा बाढ़ के समय विभिन्न समस्याओं से जूझने की तैयारी अवश्य उपयोगी है, जिसका कम सा अभाव होता जा रहा है। बच्चे अधिक अंधविश्वास का शिकार बने बगैर अपने बुजुर्गों, लोक गाथाओं और गांव में प्रचलित विभिन्न प्रकार के परिस्थिति हितैषी व्यवहारों से पर्यावरण संरक्षण के पारंपरिक मानकों के बारे में सीख सकते हैं। जैसे उत्तर बिहार मिथिलांचल में मेष संक्रांति 14 या 15 अप्रैल को जीर शीतल पर जो है मनाते हैं, जिसमें सभी पुष्प वृक्षों जो है सो बांसों सहित रास्ते तक पर पानी डाला जाता है। संभव हमारे पूर्वजों द्वारा इन प्रचलनों के पीछे पर्यावरण संरक्षण की जो सुविचारित धारणा है। जो हमारे मिथिलांचल में जो है सो जो हमारे जितने भी संस्कृति, वो क्या एक तरह से जो सुंदरता ही जो है सो किसी न किसी साइंटिफिक वजह से और प्राकृतिक की जो लाभ हो उस प्रकार बनाया गया है। तो यही जो हमारा मिथिलांचल के क्षेत्र जो हमारे दरभंगा मधुबनी जो है हमारे, तो उस इलाके में जो है ना 14-15 अप्रैल को जुड़ शीतल पर्व मनाया जाता है। और उस पर्व के अनुसार जो हमारे जितने भी जो है उस पर्व में जो शाम के समय या सुबह के समय में जो है सो जो अपना जो है सो पटाया जाता है, पानी दिया जाता है वृक्षों को, बांसों को। और यहाँ तक जो हम जिसके घर में अगर कोई बुजुर्ग रहता है तो छोटे छोटे बच्चे को भी जो है सो उसको पानी जो है सो माथा पे ऐसे करके जो उनको जुड़ाते हैं। तो ये जो हमारे जो मिथिलांचल में पर्व मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? पर्यावरण एक तरह एक नज़रिया हो जाता है पर्यावरण संरक्षण की सुविचारित धारणा से। उन्हें पर्यावरण संरक्षण की नई तकनीकी में विचारों से भी अवगत कराना चाहिए। नए ज्ञान के आलोक में अनेक पारंपरिक व्यवहारों की पुनर्व्याख्या भी संभव है। देखा जा रहा है कि वर्षों पूर्व की दिशा चिकित्सा पद्धति जिसे पिछले दिनों तक अवैज्ञानिक माना जा रहा था, परंतु आज उस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पुनः विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार ग्रामीण परिवेश में प्रचलित डाक वचन किसानों के पास संरक्षित है, जिनके पास मौसम विज्ञान की वैज्ञानिक भविष्यवाणियों से तुलना कर प्रामाणिकता की तलाश किया जा सकती है। अब देखिए जिस प्रकार से अभी कहा गया है, देखिए हमारे बहुत सारे संस्कृति सभ्यता अभी जो लोग पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं लोग सब, तो क्या हो जाते हैं वो अपने आप को इतना समझते रहते हैं, साइंस के अलावा वो अध्यात्म को कुछ नहीं समझते हैं। जो हमारे जितने भी अभी तक धर्मग्रंथों को नहीं कुछ मानते हैं, लेकिन जितने भी हैं पहले साइंस धीरे धीरे जो डेवलप कर रहा है, तो धर्म ग्रंथों में जो लिखा गया पहले से ही उसके बारे में साइंस जो और डेवलप कर रहा है, तो साइंटिफिक जो है वो क्या करता है, जो इसको सही मानता है, जो हाँ ये है इसलिए ऐसा होता है। तो ये जो है सो हमारे धर्म ग्रंथों में हमारे पूर्वज जो है सो संस्कृति सभ्यता में जो पहले से चलती आ रही है, तो ये सब जो चलती आ रही है लोग नहीं मानते हैं अब, लेकिन बाद में तो फिर मानना ही पड़ता है जब साइंस इनको प्रूव करता है। लेकिन यही जो है हमारे जो है जो आप कह सकते हैं जो भारतीयों या हमारे संस्कृति या कल्चर के लिए जो एक दुखद समय है या सोच है, जो इस प्रकार की सोच जो है, जो बच्चे जो है सो अपने धर्म ग्रंथों से दूर रहते हैं, अपने जो है सो अपने जितने भी उसके अध्यात्म से जुड़ी ज्ञान है वो नहीं लेते हैं और सिर्फ अपनी पाठ्य पुस्तक में ही घिरे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने अध्यात्म, जो हमारे गांधी जी भी ने कहा है, जो अध्यात्म की शिक्षा भी बच्चों को ज़रूरी है, उनकी शिक्षा देनी चाहिए। जैसे हमारे साइंस जो अभी खोज कर रहा है, वो हमारे जो ग्रंथों में जो है सो बहुत कितने सालों पहले वो जो है सो हो चुका है, अब जाके साइंस खोज कर रही है। तो ये जो है जो वैज्ञानिक दृष्टि जो है, अब पहले वैज्ञानिक माना जा रहा था, अब क्या कर देता है उसे, उन्हें विचार पर जो है उस पर जोर दिया जाता है। यही इसमें जो था विषय। ग्रामीण विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम संयोजन एवं जो है परिष्कार के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं स्पष्ट कीजिए, ये हमारा था। आप और अपने मन से भी और बहुत सारे एग्जाम्पल देके, जैसे में आप लिख सकते हो, जैसे एक बालक है,
जिसका नाम जो है सो मोहन है, वो इस गांव में रहता है। इस गांव में इस प्रकार की जो है शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार के उसके जो है परिवार में लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे काम व्यवसाय में है, और इस व्यवसाय के जरिए वो स्कूल को उसके मन में क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन जाके विद्यालय में पूछता है, फिर विद्यालय वाले जो शिक्षक होते हैं इस सवालों का जवाब देते हैं। और इसी प्रकार जो बच्चे उसे देखते हैं, मोहन के जो दोस्त लोग जो होते हैं, जो क्लास कक्षा में बच्चे पढ़ते हैं उसको देखते हैं, तो उनको क्या होती है, ललक होती है, उनको भी एक चाह उत्पन्न होने लगती है उसके प्रति सीखने में। तो ये सब आप और जो है उदाहरण में आप ये सब लिख सकते हो। उसके बाद हमारा जो है NCF 2005 के सिद्धांत के आधार पर और BCF 2008 के निर्माण करने के पीछे क्या तर्क है, इन दोनों के कारण पाठ्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा, अथवा NCF 2005 एवं BCF 2008 के पाठ्यक्रम के निर्माण के शिक्षा शास्त्रीय मान्यताओं की व्याख्या करें। अब देखिए हमारा जो है सो उत्तर जो है NCF 2005 के सिद्धांतों के आधार पर BCF 2008 का निर्माण किया गया है। इसके अनुसार शिक्षा का मतलब बिहार के स्कूली विद्यार्थियों को इतना समझ बना देना है कि वे अपने जीवन का जिंदा होने का सही सही अर्थ समझ सकें, अपनी समस्त योग्यताओं का समुचित विकास कर सके, अपने जीवन का मकसद तय कर सके और उसे प्राप्त करने हेतु यथासंभव सार्थक एवं प्रभावी प्रयास कर सके। ये जो है हमारे विद्यालय पूरे, वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन ये आंशिक रूप से पूरे देश में फैला है, लेकिन हमारे बिहार में कुछ विशेष रूप से ही फैला गया है, जिसमें जो हमारे बच्चे जो हैं सो बचपन से ही काम में लग जाते हैं। जो 14 साल से पहले ही जो है कोई अपनी जो है सो जो है घर के लिए कमाने लगते हैं, आय का स्रोत हो जाते हैं। तो यही सब जो है हमारे BCF के जो है सो दूर करना है। पहले अब NCF के बारे में पढ़ने तो देखते हैं। यथासंभव प्रयास अपने जीवन का मकसद तय कर सके, जो है उसे प्राप्त करने हेतु यथासंभव सार्थक और प्रभावी प्रयास कर सके। साथ ही इस बात को भी समझ सके कि समाज के दूसरे व्यक्ति को भी ऐसा ही करने का पूर्ण अधिकार है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, जिसने बिहार पाठचर्या रूपरेखा 2008 के लिए एक आधारभूत दस्तावेज का काम किया। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 से कुछ अंशों को दिया जा रहा है जो पाठचर्या और पाठ्यक्रम के संदर्भित में कुछ मूलभूत बातों की चर्चा करते हैं। बीच बीच में कुछ प्रश्नों को भी उठाया गया है ताकि आप इस दस्तावेज के नीतिगत पहलुओं को अपने विद्यालयों के संदर्भ में समझ सकें। आप देखिए जिनको भी NCF 2005 और BCF 2008 में कन्फ्यूज़न है, वो आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उनमें जो है सो कन्फ्यूजन जो उनका दूर हो जाएगा। तो देखिए पहले ये जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 कि इन सिफारिशों के बावजूद कि विभिन्न अवस्थाओं में पोषित और विकसित की जाने वाली दक्षताओं और मूल्यों की पहचान की जाए। स्कूली शिक्षा उन परीक्षाओं द्वारा अधिक प्रचलित होती चली गई है जो महज जानकारी से भरी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होती है। वर्ष 2000 में पाठचर्या की रूपरेखा की समीक्षा के बाद भी पाठचर्या के और परीक्षाओं की तानाशाही के विवादास्पद मुद्दे हल नहीं हुए। जो विवाद के मुद्दे थे वो हल नहीं हुए। वर्तमान समीक्षा इस क्षेत्र में हुए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन पर ध्यान देती है और नई सदी के मोड़ पर स्कूली शिक्षा की भावी आवश्यकताओं को संबोधित करने का प्रयास करती है। इस प्रयास में अनेक परस्पर संबंधित आयामों को ध्यान में रखा गया है, जैसे शिक्षा के लक्ष्य, बच्चों का सामाजिक परिप्रेक्ष्य, ज्ञान की प्रकृति, मानव विकास की प्रकृति और मनुष्य की सीखने की प्रक्रिया। लेकिन राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा को प्रायः गलत समझा गया, मानो यह एक रूपता लाने के लिए प्रस्तावित दस्तावेज हो, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 और प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992 में स्पष्ट किया गया है कि उद्देश्य इसके ठीक विपरीत था। NPE के में नवीन पाठचर्या की रूपरेखा प्रस्तावित की ताकि वह ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था के विकास का जरिया बना जिसमें यह सामर्थ्य हो कि वह भारत के भौगोलिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को दृष्टि में रखते हुए अकादमिक घटकों के साथ सामान्य आधारभूत मूल्य भी सुनिश्चित करे। इसलिए जो हमारे जो है इसमें जो है NPE PEO ने 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों का सार्वभौमिक नामांकन तथा सार्वभौमिक रूप से उन्हें स्कूलों में टिकाए रखने और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में ठोस सुधार के लिए बाल केंद्रित उपागम का विचार प्रस्तुत किया था। जो हमारे जो बच्चों को जो है स्कूल में टिकाने के लिए बच्चे जिस प्रकार स्कूल आ सके, यानी बच्चों को स्कूल को आकर्षित करने के लिए बहुत सारे जो है योजनाएं चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत जो बच्चे जो है अपना स्कूल आए, 14 वर्ष की कम आयु के बच्चे जो है उनमें पढ़ने की ललक जगे। इसीलिए राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा की खासियत के रूप में प्रासंगिकता, लचीलापन तथा गुणवत्ता पर बल देते हुए POA ने
APO की इस दृष्टि को विस्तारित किया है। इस प्रकार इन दस्तावेजों ने राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा की परिकल्पना शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने का साधन के रूप में की। जो हमारे जितने भी थे, जो एक रूप से जो राष्ट्रीय पाठचर्या जो था, एक मतलब एक देश एक पाठचर्या कह सकते हो आप इस प्रकार से, जो हमारे जो है सो NCF जो था 2500 पूरे देश के लिए था, यानी प्रत्येक देश में एक सा पढ़ाई होगा और एक ही तरीके से जिस प्रकार दूसरे राज्य में होगा उसी प्रकार जो है पहले राज्य में भी उसी प्रकार होगा। लेकिन बिहार की जो भौगोलिक स्थिति वो अलग अलग थी, वो उसकी समस्याएं बहुत कठिन थे, वो जटिल थे, तो वो हमारे BCF की इसलिए जो है सो हमारी जो आवश्यकता पड़ी थी, तो वो हम देखेंगे आगे। और हमने जो है NCF BCF पर बहुत बढ़िया तरीके से जो है सो एक और जो है वीडियो है NCF और BCF जो है हमारा 8 है NCF 2005 पे क्या डिफरेंसेस हैं, क्या जो है इस पर क्यों आवश्यकता पड़ी BCF की, NCF में क्या क्या जो कमियां थी उस पर बनाए हुए हैं, तो आप जाके प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो वो वीडियो। तो मार्गदर्शक सिद्धांत जो हमारा, हमें व्यवस्थापकगत मुद्दों पर ध्यान देने व उन्हें नियोजित करने की आवश्यकताओं हैं, जिससे हम उन अनेक अच्छे विचारों को कार्यान्वित कर सके। इनमें से सबसे अहम निम्न है। अब देखिए हमारा जो है सो मार्गदर्शन सिद्धांत में जो है मुद्दों पर बहुत सारे मुद्दों पर ध्यान देने नियोजित करने की आवश्यकता है, जिसमें हम उन अनेक अच्छे विचारों को कार्यान्वित यानी हम कार्य में ला सके। इसमें सबसे अहम निम्न है। जो पहला है, ज्ञान का स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। दूसरा, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना। तीसरा, पाठचर्या का उस संवर्धन करना कि वह बच्चों को चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए, बजाय इससे कि वह पाठ्यपुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए। चौथा है हमारा, परीक्षा की अपेक्षाकृत अधिक लचीलापन बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। और पांचवा है, एक ऐसी अधिभावी पहचान और विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो। यही हमारा था, जो हमारे जो इसके सिद्धांत थे। और 2020 की सिद्धांत भी जो है NCF जो आया है, जो NEP न्यू शिक्षा पॉलिसी जो है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें भी बहुत सारे इसमें जो है मिलते जुलते हैं। तो वही हमारा जो है, जैसे इसमें जो है पढ़ाई रत्न खत्म करना, बच्चे बाल केंद्रित करना, ज्ञान को जो है सो बाहरी जीवन से जोड़ना, यही है हमारा। तो उसके बाद देखिए, वर्तमान संदर्भ में कुछ नए बदलाव, नए सरोकार पैदा हुए हैं जिन्हें पाठचर्या को संबोधित करना ही चाहिए। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है सभी बच्चों का एक ऐसा कार्यक्रम के जरिए स्कूलों से जोड़ना तथा उन्हें वहां टिकाए रखना जो हर बच्चों की महानता को फिर से दृढ़ करने को महत्वपूर्ण समझे और सभी बच्चों को उनकी गरिमा का एहसास कराए तथा उनमें सीखने का विश्वास जगाए। पाठचर्या की रूपरेखा से सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा UEE के लिए प्रतिबद्धता भी देखनी चाहिए। केवल सांस्कृतिक विविधता के प्रतिनिधित्व के रूप में ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करके भी कि विभिन्न सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमियों से आए विभिन्न शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और बौद्धिक विशेषताओं वाले बच्चे स्कूल में सीखने और सफलता प्राप्त करने में समर्थ हों। इस संदर्भ में लिंग, जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म या असमर्थ बालक हैं से जनित असमानताओं के परिणाम स्वरूप शिक्षा की आई प्रतिकूलताओं को सीधे संबोधित करने की आवश्यकता है। नीतियाँ और योजना के माध्यम से ही नहीं, बल्कि आरंभिक बाल्यावस्था से ही अधिगम कार्य की रूपरेखा बनाए एवं चुने तथा शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास के जरिए भी क्या है, शिक्षा शास्त्रीय अभ्यास के जरिए भी कर सके। जो उनमें जो बच्चे में जो है विभिन्न शारीरिक और बौद्धिक विशेषताएं वाले बच्चों के लिए स्कूल सफलता और विविध प्रतिनिधित्व के रूप में नहीं। ये हमारा, उसके बाद हमारा है सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा UEE। हमें इस बात से अवगत कराता है कि पाठचर्या में विस्तार करके उसमें ज्ञान, कार्य एवं शिल्प की विभिन्न परंपराओं की समृद्ध विरासत को शामिल करना आवश्यक है। अब देखिए, जो हमारे जितने भी महात्मा गांधी जो थे, जो उनके अनुसार जो और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे जो कह रहे थे, जो शिक्षा क्या हो बाल केंद्रित होनी चाहिए, उनको जो है सो जो है बच्चों की जो रुचि के अनुसार पढ़ाना चाहिए, बच्चों को जिस प्रकार रुचि हो उस प्रकार पढ़ाना चाहिए। और एक तरह का जो है सो ज्ञान उनको जो है सो एक शिल्प कला टाइप जो है, हस्तकला, कोई भी एक क्राफ्ट विधि द्वारा या एक
विशेष प्रकार के व्यवसाय के द्वारा पढ़ाना चाहिए, जिससे एक प्रकार का व्यवसाय जिसमें उसे रुचि हो, उसका विकास हो सके। इनमें कुछ वो उसी के आधार पर जो है एनसीएफ 2005 भी बना है। इनमें से कुछ परंपराएं आज अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के संदर्भ में बाजार में के दबाव और ज्ञान की वस्तु बन जाने से प्रस्तुत गंभीर संकट से जूझ रही है। आत्मसम्मान और नैतिकता का विकास और बच्चों के रचनात्मक के पोषण की आवश्यकता की प्राथमिकता मिलनी चाहिए। तेजी से बदलती और प्रतिस्पर्धी वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में यह आवश्यक है कि हम बच्चों की जन्मजात बुद्धि और कला का आदर करें। विकेंद्रीकरण और पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका पर बल देना हाल ही में शिक्षा में हुए व्यवस्थागत सुधारों के कुछ प्रमुख कदम हैं। पंचायती राज संस्थाएं व्यवस्था में दफ्तरशाही का दबाव कम करती है, शिक्षकों को अधिक उत्तरदायी, विद्यालयों को अधिक स्वायत्त एवं बच्ची की आवश्यकताओं के प्रति सजग बनाती है। इन कदमों के साथ स्थानीय पर्यावरण और जीवन के बीच संगति बिठाने की आवश्यकता है। बच्चे काफ़ी कुछ सहजता से अपने परिवेश में बड़े होते हुए सीख लेते हैं। वे अपने आसपास के जीवन व दुनिया पर भी नज़र रखते हैं। जब उनके अनुभवों को कक्षा में लाया जाएगा तो उनके प्रश्नों, उनकी जिज्ञासाओं से पाठचर्या अधिक समृद्ध हो और रचनात्मक बनेगी। इन सुधारों से स्वीकृत पाठचर्या के सिद्धांतों को ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से या अमूर्त की ओर, स्थानीय से वैश्विक की ओर बल मिलेगा। बच्चों के जो है सो प्रश्नों को कराने चाहिए। बच्चे जो है आप इस प्रकार माहौल क्रिएट करिए जो बच्चे जो आपसे प्रश्न करें, और प्रश्न करेंगे तो बच्चे में बहुत सारे रचनात्मक प्रश्न करेंगे, आप उत्तर भी देंगे। आप जितने बार आप उत्तर देंगे बच्चे उतनी बार और प्रत्येक तरीके से अलग अलग तरीके से सीख पाएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी जो क्रिएटिविटी जो होगी, क्लास की जो रचना जो रुचि जो होगी बच्चों को क्लास के प्रति, वो बढ़ेगी। उसके बाद देखिए हमारा जो है इस उद्देश्य के लिए स्कूली शिक्षण के सभी आयामों में विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र को अपनाने की आवश्यकता है, जिनमें शिक्षा भी शामिल है। उदाहरण के लिए उत्पादक कार्य प्रभावी शिक्षण का माध्यम बन सकते हैं। अगर अब देखिए अगर कक्षा के ज्ञान को बच्चों के जीवन के अनुभव से जोड़ा जाए। जो है सो होशिये के समाजों के बच्चों को जिस काम से जुड़े कौशल का ज्ञान होता है, अपने संपन्न साथियों को मान सम्मान पाने का अवसर मिल सकेगा। संचित मानवीय अनुभव, ज्ञान और सिद्धांतों को इस प्रकार संदर्भित किया जा सकेगा। बच्चों को पर्यावरण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना भी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण सरोकार है। पिछली सदी में उभरे नए संवेदनशील बनाना भी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण सरोकार है। पिछली सदी में उभरे नए तकनीक बनाना भी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण सरोकार है। पिछली सदी में उभरे नए तकनीक विकल्प एवं जीवन शैली से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा और परिणाम स्वरूप सुविधा संपन्न और सुविधा रहित वर्गों के बीच गहरा असंतुलन आ गया है। अब यह पहले से कहीं अधिक अनिवार्य हो गया है कि पर्यावरण का पोषण और संरक्षण किया जाए। शिक्षा इसके लिए आवश्यक परिप्रेक्ष्य दे सकती है कि मानव जीवन का पर्यावरण संकट के साथ सामंजस्य कैसे बैठाया जा सकता है ताकि जीवन विकास के संवर्धन संभव हो सके। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इस आवश्यकताओं पर जोर दिया कि पर्यावरण को शिक्षा के सभी स्तरों पर व समाज के सभी वर्गों के लिए समाहित कर पर्यावरण संबंधी सरोकार के प्रति जागरूकता पैदा की जाए। अपने भीतर व अपने प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करते रहना एक मूल मानवीय आवश्यकता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को भली भांति विकास का एक ऐसा माहौल में ही संभव हो सकता है जो शांतिपूर्ण हो। अब जो है आप अगर पर्यावरण ही नहीं रहेगा, पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा, तो पहले बात तो जो है मनुष्य के जीवन ही नहीं बचेगा। अगर आपका पर्यावरण है लेकिन आप अशांत है, आप इस पर्यावरण में रहते हो जिसमें पर्यावरण जो आपका एनवायरनमेंट बहुत ख़राब है, पॉल्यूशन है, हमेशा शोरगुल होता रहता है, तो आपका अच्छी तरीके से विकास नहीं हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे आपको ये बता रहा हूँ, अगर यहाँ का जो माहौल जो है शांतिपूर्ण ना हो, हल्ला होने लगे, तो क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? नहीं पढ़ाऊँगा। इससे क्या होगा, जो वीडियो जो है डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यही जो है आपके पर्यावरण के जो है सामंजस्यपूर्ण आपको एक दूसरे से व्यवहार करना है। आपको भी पर्यावरण को इस प्रकार बनाना है आपको, जिससे आप क्या हो, पर्यावरण से शुद्ध हवा ले सके, आप अपनी जीवन जो है सो शांतिपूर्ण जो है सो बिता सके। एक अशांत प्रकृति और सामाजिक वातावरण अक्सर मानव संबंधों का तनाव लाता है, जिससे असहिष्णुता और संघर्ष पैदा होता है। हम अभूतपूर्व हिंसा के युग में जी रहे हैं, जो स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय व वैश्विक है। ऐसे में शिक्षा प्राय एक आक्रामक भूमिका यहाँ तक कि युवा मस्तिष्क को
असहिष्णुता की संस्कृति का पाठ पढ़कर घातक भूमिका निभाती है, जिससे मानवीय भावनाओं और विभिन्न सभ्यताओं द्वारा खोजे गए उदात्त सत्य नकारे जाते हैं। जो मैंने बताया, जो अब जितने भी सत्य जो हमारे ग्रंथों में जो है सो सभ्यताओं में उखाड़े गए हैं, वो जो अब के जो जितने भी अज्ञानता फैला देने वाले जितने भी जो है सो बहुत सारे ऐसे जो सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, उनमें क्या होता है, इस सब पे जो है सो पानी फेर देते हैं, सत्य को नकार देते हैं। शांति ही संस्कृति का निर्माण करना शिक्षा का निर्विवाद उद्देश्य है। शिक्षा सार्थक तभी हो सकती है जब वो व्यक्ति को इतना समर्थ बनाए ताकि वह शांति को जीवन शैली के रूप में चुन सके, संघर्ष को सुलझाने की क्षमता रखे, ना कि केवल संघर्ष का ही एक निष्क्रिय दर्शक बने। स्कूली पाठचर्या के एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य के रूप में शांति की अवधारणा को रखने और ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता है। भारत विविध संस्कृतियों वाला समाज है जो अनेक प्रादेशिक और स्थानीय संस्कृति से मिलकर बना है। लोगों के धार्मिक विश्वास, जीवन शैली और सामाजिक संबंधों की समझ एक दूसरे से बहुत अलग हैं। सभी समुदाय को सह अस्तित्व व समान रूप में समृद्ध होना का अधिकार है और शिक्षा व्यवस्था को भी हमारे समाज में निहित इस सांस्कृतिक विविधताओं के अनुरूप होना चाहिए। आप अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय अस्मिता को सुदृढ़ करने के लिए पाठचर्या ऐसी होनी चाहिए कि वो युवा पीढ़ी को इसके लिए सक्षम बना सके कि वह नई प्राथमिकताओं को बदलते सामाजिक संदर्भ में उभरते दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में अतीत का पुनर्मूल्यांकन और पुनर्व्याख्या कर पाए। मानव विकास की ये समझ के आधार पर यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि हमारे देश में विविधताओं का अस्तित्व दरअसल हमारे यहाँ की उस विशिष्ट चेतना की सफलता है जिससे उस फलते फूलते को पर्याप्त अवसर दिया। इस भूमि की सांस्कृतिक विविधता की हमारी विशिष्टता की तरह संयोज रखना चाहिए। इसे केवल सहिष्णुता का परिणाम नहीं समझा जाना चाहिए। इस संदर्भ में युवा पीढ़ी में अपने कर्तव्यों एवं अधिकारों के प्रति एक नागरिक चेतना और संविधान के निहित सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता की रचना पूर्वपेक्षित है। जो हमारे जो ये एक प्रकार यही कहा गया है, जो हमारे जो एनसीएफ जो है और बीसीएफ जो है, जो हमारे जो पुरातन चले आ रहे हैं, जो हमारे जितने भी जी ग्रंथ है, संस्कृत सभ्यता जो आध्यात्मिक जो शिक्षा है उसे वो भी ग्रहण करे, वो अपने पर्यावरण के अनुरूप जो है सो व्यवहार करे। पर्यावरण के संदर्भ में जो भी नुकसान है उसको विकास ना करे, खाली पर्यावरण से क्या है मैत्रीपूर्ण विकास करे। वो अपने और अपनों के लिए जो है अच्छे से इस प्रकार से सोचे जो अपनों का विकास हो सके, पूरे देश का विकास हो सके। इसको इस प्रकार ना करे जो उससे नुकसान हो, उससे पर्यावरण का नुकसान हो, जिससे मानव जाति की जो है सो हानि हो सके। उससे जो है सो राष्ट्रीय पाठचर्या के अनुसार बच्चों को अपने देश प्रेम की जो भावना जो है सो उसके अनुसार विकसित करनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या के अनुसार जो हमारे जो देश प्रेम की भावना का विकसित हो, बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। उनके देश की जो है इतिहास की, देश की जो है भविष्य में आने वाली जो परिस्थिति है, जो कठिनाइयाँ उससे बच्चों को अवगत कराना चाहिए, जिससे बच्चे जो है उसमें होने वाले कारण को जो है सो कम कर सकें। तो हमारा जो आज का जो F1 का जो इम्पोर्टेंट सीरीज है वो हो गया है। अब अगली वीडियो में हम मिलेंगे हमारा जो F9 का जो इम्पोर्टेंट फीचर है उसके साथ। तो हमारा F9 का वीडियो एक अपलोड भी हो चुका है, दो वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है F9 के लिए। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय।